Good morning, students. In last class, we were discussing about the Mesopotamian civilization. In Mesopotamian civilization, we were discussing on the writing life, and after then we were discussed about the city life. So, city life के अंदर हमने कुछ सिटीज़ का देखा था, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, उन कैसे सिटीज़ डेवलप हुई। 3 सिटीज़ अलग अलग तरीक़ों से बनती थी। जो सिटीज़ टेम्पल के अराउंड में बनी थी, और कुछ सिटीज़ किसके अराउंड में बनी थी, इम्पीरियल सिटीज़ के रूप में बन गई थी दूसरी, और एक सिटीज़ थी जो ट्रेड सेंटर के जैसी बन गई थी, इन फॉर्म ऑफ ट्रेड सेंटर। तो ऐसे सिटीज़ इमर्ज्ड होती गई। तो हम सिटी लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर टेम्पल्स की सिटीज़ हम पढ़ रहे थे कि टेम्पल्स में वो वर्शिप फॉर द गॉड करते थे, गॉड की वर्शिप करते थे। हाउस ऑफ द गॉड होता था टेम्पल, वो उनको ऑफरिंग्स करते थे। और जब वहाँ पे पिलग्रिमेजेस यानी तीर्थ यात्राएं बढ़ने लगी, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, तो क्या हो गई, एक बड़ी सिटीज़ डेवलप हो गई। तो इसके स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। तो क्या होता था, हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे हम टेम्पल सिटीज़ वाला, उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि क्या हुआ, जो विलेजर्स थे, मैंने लिखा है विलेजर्स encouragement by leaders to settle in the city for get army rapidly। अब क्या होता था रैपिडली, यानी कि आर्मी के जो लीडर्स होते हैं या दो ट्राइबल के ग्रुप्स होते हैं या उनके जो लीडर्स होते थे, ट्राइबल ग्रुप के जो लीडर्स होते थे, उनके बीच में वॉर्स चलती रहती थी, बैटल होती रहती। नॉर्थ वाले भी साउथ के साथ, या साउथ के अंदर भी 2 अलग अलग कंपनीज़ हो गई, उनके बीच में वॉर हो गया है। तो उनको क्या होता था, आर्मी का रिक्वायरमेंट होता था। इसलिए वो लोग क्या बोलते थे कि जो भी सिटी के अंदर लोग, जो विलेज के लोग हैं, वो सिटी में आके सेटल हो जाएं, ताकि उन लोगों के जो रिक्वायर्ड है, किसकी रिक्वायर्ड, आर्मी की रिक्वायर्ड, वो रैपिडली पूरी हो जाए। जैसे ही उनको लगा कि बैटल होने वाला, तो गांव के सब लोगों को बुलाया और उन्होंने बैटल फाइट कर ली। तो उन लोगों ने इनकरेज किया कि आप लोग यहाँ पे आओ, लेकिन उनमें से कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। फिर आगे देखते स्टूडेंट्स, एक बहुत फेमस सिटीज़ है इसकी, उरुक। क्या नाम है इस सिटी का, उरुक। एक टर्म पहले आई थी उर यानी द गॉड ऑफ मून या मून गॉड। द गॉड, जो मून जो गॉड था, उसका नाम है उर। जो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और उर आएगा जिसका नाम होगा, वो एक सिटी होगा उर। तो स्टूडेंट्स, उर गॉड का नाम भी है, उर सिटी का नाम है, लेकिन हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उरुक। एक टर्म आती है URUK, उरुक। इसको क्या बोलते हैं, उरुक। हिंदी में बोला गएगा उरुक, इसका प्रोनाउंसिएशन उरुक। तो उरुक क्या था, मैंने जो लिखा है उसको देखते हैं। उरुक वॉज द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन ऑफ द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर जितने भी टेम्पल्स के अराउंड जो सिटीज़ डेवलप हुई थी, या जो टाउन्स डेवलप हुए थे, इमर्ज हुए थे, उनमें से सबसे पुराना था, द अर्लीस्ट टाउन ऑफ द टेम्पल इन द टेम्पल टाउन कैटेगरी वॉज द उरुक। उरुक सबसे पुराना टेम्पल टाउन था। अब इसके बारे में क्या मिलता है, हम उरुक से हमको क्या मिलती है, डिपिक्शन ऑफ द आर्म्ड हीरोज़ एंड देयर विक्टिम्स अराउंड 3000 BC। वहाँ पर लड़ने वाले जो हीरो होते थे उनकी, और उनके साथ लड़ने वाले जो हीरो थे और उनके विक्टिम्स जो थे, जिनके साथ वो लड़ते थे, उनके कुछ डिपिक्शन यानी कि कुछ लिखी हुई चीज़ें, उनकी राइटिंग्स, उनकी स्टोरी, या उनके कुछ इंस्क्रिप्शन मिल गए, या कुछ पुरानी जो चीज़ें मिल गई, आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें मिल गई, तो वो सब मिलती थी हमको। कहाँ से मिली है, उरुक से मिली। और कब मिली थी, अराउंड 3000 BC की, 3000 BC, 3000 BC यानी प्रेजेंट 3000 BC प्लस 2020, तो टोटल हो गए 5020 ईयर्स अगो पुरानी की चीज़ें मिलती है। BC का मतलब 0 से माइनस वाला, हमने लाइंस नंबर पढ़ा है, तो BC इधर चलेगा। तो यहाँ पर अगर 3000 है, तो यहाँ से पहले वो 0 आएगा, फिर इधर C चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 2020, तो 2000 साल यहाँ के और 3000 ईयर, 3000 एंड 2000 इक्वल्स टू 5020 ईयर्स अगो की जो चीज़ें मिली है। फिर आगे चलते हैं। व्हेन इट वॉज ग्रोन 8 to 550 एकर्स स्मॉल विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ कि ये टेम्पल टाउन तो था, अब ये ग्रोन होने लगा, धीरे धीरे एक्सपांड करने लगा। अब इसका एक्सपांशन हुआ, तो इसका एक्सपांशन कैसे हो रहा था, मैं ऊपर से चीज़ें मिटाते जा रहा हूँ। हम उरुक पढ़ रहे हैं, अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स ऑफ द मेसोपोटामिया। हाँ,
तो क्या हुआ कि जैसे पहले एक छोटा सा सिटी था, फिर एक्सपांड होके ये इतना बड़ा बन गया, एक और बड़ा, फिर धीरे धीरे और एक्सपांशन होता गया। तो छोटे छोटे विलेजेस जो थे इसके साइड में, क्योंकि खुद ही एक विलेज था पहले, उरुक वॉज ए विलेज, लेकिन इसके साथ में इसके दूसरे भाई भी होंगे विलेज वाले, छोटे छोटे और विलेजेस थे। लेकिन वो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब एक्सपांड होता गया तो जो छोटे छोटे विलेजेस बने थे वो सब इसमें मर्ज होते गए और सब के सब ख़त्म होते गए। तो इसमें लिखा गया है कि व्हेन इट वाज ग्रोन एट 250 एकर्स, 250 एकर्स, 250 एकर्स में जब एक्सपांड हुआ तो स्मॉल विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए। और 250 एकर्स क्या था, ये इतनी बड़ी साइट थी उरुक कि इंडिया का जो सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो, जो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिगेस्ट साइट है मोहनजोदारो, इसका डबल था ये। उरुक जो था वो मोहनजोदारो का डबल था। तो समझो इसके और बड़े बड़े जो होंगे वो कितने बड़े होंगे। केवल एक छोटा सा टेम्पल टाउन है वो इसका डबल था, तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। तो ये क्या था, व्हेन इट वाज ग्रोन एट 250 एकर्स, छोटे छोटे जो बनाए गए थे तो छोटे छोटे क्या हो गए थे, जो विलेजेस थे वो ख़त्म होते गए। इसके शुरुआत में ही हैज़ ए डिफेंसिव वॉल, यानी चारों तरफ से क्या हो, ये टाउन था। मान लो ये टाउन बना दिया हमने, इट वॉज ए टेम्पल टाउन। तो इस टेम्पल टाउन के चारों तरफ इन्होंने क्या कर रखा था, एक डिफेंसिव वॉल बना रखी थी कि अब टाउन बन के इमर्ज तो हो गया, बड़ी सिटी तो बन गया, लेकिन अब बड़ी सिटीज़ के ऊपर अटैक भी खूब सारे होंगे बाहर से आने वाले लोगों के। तो इन अटैक से इनको डिफेंस करने के लिए इन लोगों ने क्या बना रखी थी, एक डिफेंसिव वॉल। ये शुरुआत में ही थी डिफेंसिव वॉल, बहुत पहले बना ली गई थी, शुरू में ही बना ली गई। जब लगा कि अब एक्सपांशन होता जा रहा है तो उन्होंने डिफेंसिव वॉल बनाते गए। तो डिफेंसिव वॉल एक है इसके पास, हैज़ हैड ए डिफेंसिव वॉल। आगे चलते हैं। इट एक्सपांडेड इन 2800 BC फॉर 400 एकर्स। ठीक है, तो इसका एक बीच में एक इधर मैंने मेंशन किया है, ऊपर देखो ये। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरुक जो इतना बड़ा टाउन, सर आप कह रहे हैं कि अर्लीस्ट टाउन ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो जो उरुक जो था ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अर्लीस्ट टाउन था, तो वो कब एग्जिस्ट करता था, 4200 यानी 4200 BCE से 400 CE तक, अप्रोक्स कितने ईयर्स हो गए, 4600 ईयर्स के लिए एग्जिस्ट करता था। तो 4200 BC से स्टार्ट हुआ, 3000 BC के अंदर इनके अंदर जब इसका एक्सपांशन बढ़ने लगा तो ये 250 एकड़ हो गया, और लगभग 2800 BC के अंदर, स्टूडेंट्स देखना 2800 BC के अंदर ये क्या हो गया, 400 एकर्स में एक्सपांशन हो गया। 400 एकर्स का मतलब बहुत लंबी ज़मीन होती, बहुत लंबी, इतना बड़ा इसका एक्सपांशन हो गया था। और इस एक्सपांशन का नाम क्या था, इस टेम्पल टाउन का नाम क्या था, उरुक। तो उरुक वॉज ए टेम्पल टाउन, याद रखना। उरुक का कोई क्वेश्चन पूछे तो डिफाइन द उरुक, तो उरुक वॉज ए टेम्पल टाउन which was existed from 4200 BC to 400 CE. It was the earliest temple town of the Mesopotamian civilization. It had a defensive wall, some depiction of heroes and their victims fightings we get from here, or it expanded it till to 400 acres in 2800 BCE. 2800 BC के अंदर ये 400 एकर्स तक एक्सपांड हो गया था। और उरुक ने अपना डिफेंस करने के लिए एक डिफेंसिव वॉल भी बना रखी थी। तो ये उरुक का पूरा डेफिनेशन होता है। हम और आगे पढ़ते हैं, उरुक की चीज़ें खूब सारी आएगी उरुक में चीज़ें, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो इट एक्सपांडेड इन 2800 BC फॉर 400 एकड़, 400 एकड़ तक ये इतना एक्सपांड हो गया था। 400 एकर्स बहुत बड़ी टर्म होती है। फिर लास्ट हम देखते हैं उरुक के बारे में कि द पीपल वर्क फॉर द टेम्पल और द रूलर वर्क नेसेसरी गॉट रेशन बाई वर्किंग। मैनी रिकॉर्ड्स हैव बीन फाउंड, वन टेम्पल हैड 1500 मैन वर्किंग 10 hours a day। क्या होता है कि उरुक एक टेम्पल टाउन था, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक टेम्पल नहीं था, मैनी टेम्पल्स वर सिचुएटेड हियर, मैनी टेम्पल्स वर
सिचुएटेड हियर। तो अभी एक टेम्पल है, तो इतने सारा बड़ा एकड़ है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो वहाँ पर क्या होता, जो रूलिंग क्लास जो था, जो रूलिंग क्लास ने क्या, और टेम्पल, तो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, इन दोनों के लिए उनको काम करना पड़ता था। जो पॉपुलेशन है उनको टेम्पल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों किसके लिए काम करते थे वो लोग, रूलिंग क्लास के लोगों के लिए या टेम्पल के लिए, उनके लिए काम करना उनके लिए नेसेसरी था, यानी काम करना ज़रूरी है। चाहे वो खेती करो, चाहे वो आर्मी में जाओ या ना जाओ, लेकिन उनके लिए वर्क करना ज़रूरी था। अब वो वर्क के अंदर खूब सारे काम करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्टोन कार्विंग हो गया, मेटल टूल्स बनाना हो गया, या उनके जो अलग अलग आर्मी के जो हो गए लोग, उनके लिए फूड सप्लाई हो गया। तो वो क्या करते थे, सब लोगों के लिए काम करना ज़रूरी होता था। और जब ये काम करते थे, फॉर दिस वर्क, उन लोगों को क्या मिलता था, गॉट रेशन बाय वर्किंग, उनको अपना खाना पानी मिलता था। रेशन का मीनिंग होता है कि खाना पीने की जो थिंग्स होती है उनको बोलता है रेशन। तो उनके लिए वर्क करेंगे तो उनको रेशन मिलेगा, ठीक है, यानी राशन जो होता था उनको वर्किंग से मिलता था। और इस राशन का जो सप्लाई होता था, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था, द सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस राशन क्या होता था, उनके रिकॉर्ड्स मिले हैं। इस रेशन के जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, रिकॉर्ड मिले हैं कि वर्क करेंगे तो राशन दिया जाएगा, और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन के खूब सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। अब रिकॉर्ड्स मिले तो रिकॉर्ड्स कौन से होंगे, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि वहाँ पर क्या था, राइटिंग एग्जिस्ट करता था। उनका एक स्क्रिप्ट था जिसको हमने बोला है क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट। उनका जो लैंग्वेज था मेसोपोटामियन या सुमेरियन लैंग्वेज हो गया, अकदियन लैंग्वेज चेंज हो गया। हाँ, अब इसके अंदर आता है जो टेम्पल थे, वो लोग कम से कम 1500 मेंस को रखते थे। कितने, 1500 मेन, जो 10 घंटे डेली काम करते थे। हर एक मंदिर के लिए कितने, 1500 लोग, कितने घंटों के लिए, 10 घंटों के लिए। 1500 मेन यूज टू वर्क फॉर 10 आवर्स इन ए डे। एक दिन के अंदर 10 दिन काम करने के लिए कितने, 10 घंटे काम करने के लिए 1500 लोग रहते थे। 1500 मेन्स वर वर्किंग इन ए टेम्पल फॉर 10 आवर्स इन ए डे। 10 घंटे काम करने के लिए इतना होता था। तो ये टेम्पल टाउन छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़े होते थे टेम्पल टाउन, मेजर सिटीज़, बिगेस्ट सिटीज़। और उनमें से अर्लीस्ट कौन सा था, उरुक। हम लोग उरुक को पढ़ रहे हैं, वापस बता देता हूँ। 4200 BCE से कब तक एग्जिस्ट करता था ये, 400 CE तक। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो फिर आगे क्या आता है स्टूडेंट्स, कि अब वो वर्क करते थे, तो वर्क में क्या करते थे, वर्क में वो क्या करते थे, तो विथ रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेच स्टोन्स और मेटल ऑर्स टू कम एंड मेक ब्रिक्स और लेव द ब्रिक्स फॉर ए टेम्पल। यानी वो लोग काम क्या करते थे, मेटल्स लाना, ईंटें बनाना, ब्रिक्स या मिट्टी लाना, ले जो क्ले होता था वो लाना। किसके लिए काम करते थे ये, टेम्पल के लिए काम करना पड़ता था इन लोगों को। डायरेक्टली टेम्पल से रिलेटेड थे, इनडायरेक्टली रूलिंग क्लास से वो रिलेटेड थे। फिर और उनको क्या करना पड़ता था, फेच स्टोन्स और आयरन फ्रॉम ओर्स, यानी अलग अलग जगह से मेटल्स लानी, खान से आयरन की जो ओर होती है, और यानी माइंस, जहाँ पर माइंस होती उनकी खान होती, वहाँ से आयरन लाना या वहाँ से स्टोन लाना। तो ये सब काम वहाँ पर करते थे ये लोग, ब्रिक्स लाना, मेटल्स लाना, आयरन और या स्टोन की ओर से स्टोन लाना। और वहाँ पर टेक्निकल एडवांसमेंट भी बहुत था उरुक के अंदर, याद रखना। उरुक का हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो उरुक के अंदर क्या था, टेक्निकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब आगे बढ़ते हैं। देयर ब्रिंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ, वेरियस क्राफ्ट, bronze tools came into the use for various craft. Architects learned to construct brick columns. There being no hundreds
of people were put to work making and baking clay cones that could be pushed into temple walls, painted in different colors, creating a colorful mosaic in sculptures. There were superb achievements, not in easily available clay, but in imported stone. अब क्या होता था, वो लोग जो उरुक के अंदर होते थे वो लोग छत बनाते थे, तो छत नॉर्मल कच्ची छत नहीं होती थी, ब्रिक्स की छत होती थी, ईंटों की छत बनाते थे वो लोग, ब्रिक्स का रूफ होता था। और अगर मान लो उनको टेंपल में कुछ भी कार्विंग करना है, टेंपल के अंदर आर्किटेक्चर देना है, तो वो नॉर्मल मिट्टी से नहीं बनाएंगे, उसके लिए वो बाहर से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे, स्टोन को इंपोर्ट करते, पत्थर से बनाते थे। नॉर्मल हमारे घर की जो दीवारें होती हैं, छतें होती हैं या दीवारें हैं, वो बनती मिट्टी से या ईंटों से मिलके, लेकिन वो लोग उससे नहीं बनाते थे, वो क्या करते, बाहर से स्टोन को इंपोर्ट करते थे। अब इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ और चीज़ें आती है, जैसे कि इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट्स नॉट इन ईजीली अवेलेबल बट इन important stone. And then there was a technological landmark that we can say is appropriate to an urban economy, the potter's wheel. अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ये सब काम होते थे तो इनकी इकोनॉमी जो थी वो नॉर्मल लाइफ में चल रही थी, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जब चेंज आ गया तब क्या हुआ, पोटर्स व्हील। किसका इन्वेंशन हुआ, पोटर्स व्हील। जो पोटर होता है यानी कुम्हार, जो कुम्हार होता है उसका जो होता है चाक, यानी एक सर्कल होता है, अगर आप लोगों ने गांव में देखा होगा या भिलवाड़ा में कहीं देखा होगा तो वो कैसा होता है अपने सिटी के अंदर, कि पोटर्स व्हील क्या होता है कि एक छोटा सा एक राउंड टेबल होता है, उसके बीच में एक ऐसा सर्कल बना होता है और ऐसे ऐसे राउंड करता रहता है, घूमता रहता है, उसका सर्कुलेशन चलता रहता है इस डायरेक्शन में। तो बीच में मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से शेप उसको दे सकते हैं। तो जैसे ही पोटर्स के व्हील का यानी कुम्हार के जो व्हील था उसका इन्वेंशन हुआ तो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बड़ी हो गई, उन लोगों की इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो गई उनकी इकोनॉमी। क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी के जो क्ले के जो पोट होते थे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लग गए, और क्वांटिटी में बनने लगे तो लोग मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाते थे, मिट्टी की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनती थी, तो सब कुछ उससे चलने लगा। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे विद इन 2 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।